Hello everyone and welcome back to the MCQ series of Principles and Practice of Management Part 3। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली 10 MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और ख़ास तौर पे UGC NTA नेट के। तो इसमें आपको क्या करना है कि डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको मेरे आंसर देने से पहले ही जज कर लेना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा और एट दी एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट, लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्ली की मैनेजमेंट आइडिया predating the work of F.W. Taylor and Max Weber? Our options are option A differential pay rates, option B rules by the office, option C work specialization and option D classical management theory। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का आइडिया है जो F.W. टेलर और मैक्स वेबर के काम के पहले से ही यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफरेंशियल पे रेट्स। तो डिफरेंशियल पे रेट्स किस में था? टेलर ने जो 8 एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उसमें 6th एलिमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम के बारे में। इसका मतलब ये डेवलप किया है किसने? F.W. टेलर ने। सेकंड देख लेते हैं रूल बाय द ऑफिस। रूल बाय द ऑफिस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये इसमें तो हमने पढ़ा है कि 3 थ्योरीज आ जाती हैं जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। तो वर्क स्पेशलाइजेशन की बात जो है मैक्स वेबर ने भी की है, वर्क स्पेशलाइजेशन की बात हेनरी फ्योल ने भी की है और वर्क स्पेशलाइजेशन की बात जो है F.W. टेलर ने भी की है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इनकी थ्योरी के पहले से ही हम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्क स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं है? तो ऑप्शन ए इज वन बेस्ट वे, ऑप्शन बी इज फॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन सी इज टाइम एंड मोशन स्टडी एंड ऑप्शन डी इज सिस्टमैटिक सेलेक्शन। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए वन बेस्ट वे, इट इज़ एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही तो बोला गया ना वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग। तो ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज टाइम एंड मोशन स्टडी। तो टाइम एंड मोशन स्टडी हमने एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था जॉब एनालिसिस में। तो ये भी हो जाएगा एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन डी इज सिस्टमैटिक सेलेक्शन। तो ये भी हमने किस में पढ़ा था? टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ऑप्शन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। तो ये भी हो गया हमारा सिस्टमैटिक सेलेक्शन। तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों ही रिलेटेड है किससे? साइंटिफिक मैनेजमेंट से। बट ऑप्शन नंबर बी फॉर्मलाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर्मलाइजेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट raises questions as to how rewards from increased productivity should be distributed. Option number B, it gave rise to the modern operation research. Option number C, it is outdated as a theory and cannot be applied in today's modern organization. And option number D, none of the above. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पे क्या लिखा है? कैनॉट बी अप्लाइड, बट एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए कैन बी अप्लाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी डेलीगेशन, ऑप्शन नंबर सी लाइन, स्टाफ, ऑक्सिलरी agencies
एंड ऑप्शन नंबर डी सुपरविजन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज दैट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्ट्रेशन इज लार्जली डिटर्मिनिस्टिक वाइल मैनेजमेंट इज एसेंशियली एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, और मैनेजमेंट क्या है, वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट इज लार्जली डिटर्मिनिस्टिक वाइल मैनेजमेंट इज एसेंशियली एग्जीक्यूटिव। तो इसमें इस ऑप्शन में तो दोनों ही एक ही चीज़ दे दी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे तो दोनों बात ही उल्टी कर दी है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई लेवल पे होता है बट मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल पे होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना। ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सेम। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया है, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी ऑलरेडी रॉन्ग दिया हुआ है, तो बचा ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन इज लार्जली डिटर्मिनिस्टिक वाइल मैनेजमेंट इज एसेंशियली एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो 25th का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल थ्योरिस्ट। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी हम बार बार मैंने ये रिपीट किया है, हमारी 3 क्लासिकल थ्योरीज होती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है विंस्लो टेलर, ऑप्शन नंबर बी फ्योल, क्रूलिक एंड ओरविक, ऑप्शन नंबर सी एल्टन मायो एंड ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। तो क्लासिकल थ्योरी में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लासिकल थ्योरी में 3 थ्योरी आती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ये दी है फ्योल ने, ब्यूरोक्रेसी ये दी है मैक्स वेबर ने। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बच रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। तो एल्टन मायो ने क्या दिया था, एल्टन मायो ने ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा बात की थी, जैसे ग्रुप्स नॉर्म्स बनाना, उनके बीच में कोहेसिवनेस के बारे में बताना, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो एल्टन मायो ने का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था हमारा ग्रुप्स के ऊपर। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स साइंटिफिक थ्योरी। तो टेलर्स साइंटिफिक थ्योरी के टोटल 5 प्रिंसिपल्स थे, और उन 5 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल्स नहीं है ये हमें इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड ये ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो प्रिंसिपल था एफ.डब्ल्यू. टेलर का। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये भी था, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये भी था, बट ऑप्शन नंबर डी रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल नहीं था, ये हेनरी फ्योल ने दिया था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल, जो कि टेलर ने नहीं दिया था, हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इम्पर्सनल रिलेशनशिप ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट था, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस ये भी ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट था, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ये भी ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट था। तो ब्यूरोक्रेसी के टोटल 8 एलिमेंट्स में से तीनों ही एलिमेंट थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
Now moving toward our next question, question number 9. Which of the following is or are the features of neoclassical theory? So option number A is flat structure with wide span of control. Option number B, decentralized management. Option number C, delegation of authority. And option number D, all of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट स्ट्रक्चर विद वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी का फीचर है। ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हम पहले सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की बात करते थे, बट इस थ्योरी में हमने डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की बात की, जिसमें हम कुछ अथॉरिटी हम लोअर लेवल को भी दे देते हैं डिसीजन लेने का, या उनका भी डिसीजन हम इंक्लूड करते हैं टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस में। ऑप्शन नंबर सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोअर लेवल को भी देते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे वैसे वैसे हमारी अथॉरिटी और पावर इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम बॉटम में मूव करेंगे वैसे वैसे हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हमारी पावर और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती जाएंगी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Why is the classical theory of organization known as mechanistic theory? ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम मैकेनिस्टिक थ्योरी क्यों कहते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट हैज़ फॉर्मल डिक्लेयर्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज it does not explain the dynamics of organizational behavior. Option number C, because it understand human factor and oversimplified human motivation. Option number D, because it treats organization as a closed system, unconcerned with and uninfluenced by its external environment. ठीक है, तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अल्टीमेटली किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मल रिलेशनशिप है और जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है उसके बारे में, जो कि बात की गई हमारी ऑप्शन नंबर ए में। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किससे डील करता है? ह्यूमन फैक्टर को समझने में और उसको सिंप्लीफाई करने में, ताकि हम ह्यूमन फैक्टर्स जितने भी हमारे ह्यूमन्स हैं उनको समझ के हम उसको फर्दर मोटिवेट कर पाएँ। तो ये बात की गई हमारे ऑप्शन नंबर सी में। और डी ऑप्शन में क्या बात की गई? डी ऑप्शन में बात की गई है क्लोज सिस्टम के बारे में, और हमने मैकेनिस्टिक थ्योरी में हमने केवल ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज सिस्टम की तरह हमने पढ़ा है, ओपन सिस्टम की तरह नहीं पढ़ा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो ये हो गया हमारा डी। और ऑप्शन नंबर बी में सीधा हमने यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हमने बात की, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में तीनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड होपफुली आप सबको ये जो हमारा 10 MCQ का सीरीज़ है यह आप सबको अच्छा लग रहा होगा। आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं डेली बेसिस में थोड़ी बहुत इंक्रीज़ मैं कर पा रही होंगी। यही मेरी कोशिश है कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इसको हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। और इन MCQs के थ्रू आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, तो जो मैनेजमेंट एज आर्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशन पार्ट। और इन MCQs के थ्रू आप जज कर पा रहे होंगे कि किस तरह हम अपने नॉलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आएगी, और इन फ्यूचर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी एप्लीकेशन या अप्लाइड क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है और रॉन्ग ऑप्शंस को आपको डिलीट करते जाना है, ताकि आप धीरे धीरे करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच जाएँ। थैंक यू क्लास। आप ज़रूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे और मोटिवेट करेंगे फर्दर कि मैं इस तरीके के और लेक्चर्स बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।